आज फिर मुझे साया सा अपने पास से जाता हुआ नजर आया। मुझे काफी हैरत हुई क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देता था। मैं अक्सर खिड़की में बैठकर रातें गुजारती थी क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं जवान थी और खूबसूरत भी थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। बेचैनी की वजह से मैं खिड़की के पास कुर्सी रखकर बैठ गई। मेरे साथ एक और नौकरानी भी थी जो सो रही थी। मैं एक नज़र उसकी तरफ देखकर कुर्सी के पिछले हिस्से पर सर टिकाए सुकून पाने के लिए आंखें बंद करके बैठ गई थी। जो अचानक मुझे किसी खटक की आवाज आई। मुझे काफी हैरत हुई। मैंने पहले तो नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं हैरान हो गई। मैंने आंखें खोलकर धीरे से खिड़की की तरफ चेहरा किया तो वहां से मुझे एक साया सा गुजरता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई शख्स वहां से गया हो। मैं काफी हैरान हुई और सीधी होकर बैठ गई। न जाने ये कौन था, वो भी रात के इस पहर। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो वहां पर रात के 3 बज रहे थे। मुझे काफी हैरानगी हुई। मैं खिड़की के आगे होकर थोड़ा सा देखने की कोशिश करने लगी, मगर वहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता सारा साफ था। शायद मेरा वहम था, मगर वो कदमों की आहट, जो किसी इंसान का साया, कम से कम वो मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे तो डर सा महसूस होने लगा था। पहले पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर है, इसीलिए मैं जल्दी से खिड़की बंद करके दरवाजे को ताला लगाकर दुबक कर बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह ही अपनी मालकिन को बताऊंगी कि मैंने बाहर क्या महसूस किया है। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, मगर फिर भी मैं जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटी रही, क्योंकि मुझे इंतजार था उस वक्त जब मुझे नींद आ जाती। फिर न जाने किस वक्त जाकर मुझे नींद आ गई, मगर सुबह होते ही चिड़ियों की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो नौकरानी वहां पर नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि वो हवेली में जा चुकी है। मैं भी जल्दी से उठी, हाथ मुंह धोए और कपड़े बदले, फिर हवेली चली गई। मैं अब मालकिन को तलाश कर रही थी कि कहीं वो मुझे मिल जाए और मैं उनसे इस बात का जिक्र करूं। मैं सीधा किचन में गई क्योंकि मेरा वहां पर ही काम था। किचन में जाकर देखा तो मालकिन दरवाजे पर खड़ी थी। कहने लगी, आस्था, तुमने आज बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? मैंने पीछे देखा तो एक और नौकरानी भी थी। तभी मालकिन कहने लगी कि आस्था, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन, बस रात को तबीयत कुछ खराबी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी मालकिन भी परेशान हो गई और कहने लगी कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ आराम कर लो, अभी यहाँ पर सविता है, वो किचन संभाल लेगी। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। तभी मालकिन ने सविता को कहा कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। सविता किचन से निकल गई। तभी मालकिन भी जाने लगी थी कि मैंने मालकिन को फिर से आवाज दी। मालकिन सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं पहले तो अपने हाथ को मलती रही कि क्या मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं। ना जाने मालकिन मेरी बात का क्या मतलब लेंगी, मगर फिर हिम्मत जुटाकर मैंने मालकिन से कह दिया कि मालकिन, ऐसा लगता है कि रात को हमारे घर कोई चोर आया था। मालकिन काफी हैरान हुई और कहने लगी, चोर हमारे घर कैसे आ सकता है? तुम जानती हो ना कि हमारे घर तो हर जगह चौकीदार खड़ा होता है। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, पता नहीं, लेकिन रात के वक्त हमारे कमरे के आगे से एक आदमी का साया गुजरा था। उसके साथ साथ कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। तभी मालकिन कहने लगी, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मुझसे नजरें भी चुरा रही थीं, जिसका मतलब ये था कि मालकिन मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, ये मेरा वहम नहीं है, मैं आपसे सच कह रही हूँ। पहले भी कई बार ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, मगर मैं हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन आज तो मैंने एक साया भी गुजरते हुए देखा था। मगर मालकिन कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, मगर तब तक तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। मैंने मालकिन से वादा कर लिया और अपने काम में मगन हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मालिक किचन की तरफ आए। ऐसा पहली बार हुआ था। पहले तो कभी मालिक किचन में नहीं आए थे। वो बहुत गौर से मुझे देख रहे थे। मुझे उनके देखने पर बहुत डर लगने लगा था। मालिक के देखने में मैं बहुत उलझन का शिकार हो रही थी। मैंने एक दो बार नज़र भी चुराई, मगर मालिक तो मुझ पर ही नज़रें टिकाए बैठे थे। थक हार कर मैंने मालिक से पूछ ही लिया कि मालिक, आपको कुछ चाहिए?
तभी वो ना में सिर हिलाकर लंबा सा सांस खींचकर वहां से चले गए। मैंने भी सुख का सांस लिया और अपने काम में मगन हो गई। मगर एक हैरत की बात ये थी कि मालिक मुझे इस तरह घूर क्यों रहे थे। मैं काम करके जैसे ही अपने क्वार्टर में गई, मुझे अपने क्वार्टर के पास दो लोगों की बात करने की आवाज़ें आने लगी। मैं बिल्कुल खामोश हो गई और खामोशी से उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी, मगर उनकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने जानकर बाहर देखा तो मालिक एक और नौकरानी से ना जाने क्या आपस में बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें शक में डाल रही थी। मैं सुनना भी चाहती थी कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। शायद मुझे इतनी उत्सुकता ना होती, मगर सुबह मालिक ने जो हरकत की उसके बाद मुझे उनके हर काम पर और हर हरकत पर नज़र रखने में दिलचस्पी पैदा होने लगी। मालिक वापस आने के लिए जैसे ही मुड़े, मैं भागकर अपने क्वार्टर में आ गई ताकि मालिक की नज़र मुझ पर ना पड़े। मैं नहीं जानती कि मालिक ने मुझे देखा या नहीं, मगर उसी वक्त मालिक और वो नौकरानी वहां से चले गए। मैं सोच में पड़ गई कि मालिक ऐसा कौन सा राज छुपा रहे थे जो नौकरानी से चोरी से बातें कर रहे थे। सारा दिन मेरा इसी सोच में गुजर गया। रात के वक्त आज मैंने खास तौर पर अपनी निगाहें खिड़की के बाहर रखी थी ताकि अगर कोई भी वहां से गुजरे तो मुझे मालूम हो जाए। सारी रात इंतजार करने के बाद भी वहां से कोई ना गुजरा। अब तो मुझे वाकई अपना वहम लग रहा था। इतनी देर में नौकरानी कमरे में आई और आकर कहने लगी, आस्था, तुम्हें आज क्या हो गया था? जानती हो, पूरी हवेली में तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। मैं काफ़ी हैरान हुई और उससे कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो लोग मुझ पर बातें कर रहे हैं। तभी वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि इसकी वजह क्या है। तभी मैंने उस नौकरानी से पूछा कि कौन सी बातें हो रही थी मेरे बारे में। वो कहने लगी, रात को शायद तुमने कोई साया कमरे से बाहर देखा है। अब तो सब कहने लगे हैं कि शायद तुम पर ही किसी का साया है, इसीलिए तुम्हें हर जगह पर ऐसी खौफनाक चीज़ें नजर आती हैं। तभी मैंने उसे कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। मेरी बात पर वो भी खामोश हो गई और तभी मैं भी सोने के लिए लेट गई और आंखें बंद करके नींद मुझ पर मेहरबान हो गई। सुबह जैसे ही उठी, उठकर हाथ मुंह धोया और हवेली चली गई ताकि अपने सारे काम निपटा सकूं। आज मालकिन की बेटी की सालगिरह थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर कोई भागा दौड़ा फिर रहा था। मैं भी बौखलाई हुई कभी इधर तो कभी उधर फिर रही थी। काम इतना था कि किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सालगिरह खत्म हुई तो सब मेहमान धीरे धीरे अपने घर को जाने लगे। वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। जल्दी से काम खत्म किया और अपने क्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। अभी क्वार्टर में जा ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे क्वार्टर के पीछे कोई तहखाने की तरफ जा रहा है। मैं जल्दी से छुपकर क्वार्टर के पास होकर देखने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मालिक इधर उधर देखते हुए खूबसूरत और जवान लड़की को अपने साथ लिए तहखाने में जा रहे थे। ये क्या मांजरा था? मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मालिक मालकिन को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी जाकर मालकिन को सब कुछ बता दूं, मगर उन पर क्या गुजरती। वो इतनी अच्छी थी, मालिक का इतना ख्याल रखती थी, उनसे इतनी मोहब्बत करती थी, मगर मालिक मालकिन को कितना बड़ा धोखा दे रहे थे। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। मगर मालिक की तरफ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह मालकिन को इस सब के बारे में बताऊं। वो इतना बड़ा गम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। भगवान ने मालिक को खूबसूरत सी बेटी दी थी, मगर फिर भी मालिक ने अपनी बेटी की इज्जत की भी ना सोची। आज जो दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ कर रहे थे, कल को अपनी बेटी की इज्जत के साथ भी वैसा कुछ हो सकता था। मगर उन्हें सबसे क्या, उनको तो सिर्फ अपने सुख से मतलब था। मुझे तो उसी वक्त से मालिक से सख्त नफरत होने लगी थी। आज रात भी मालिक 12 बजे के बाद तहखाने में एक खूबसूरत लड़की लेकर गए थे। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। हर रोज मालिक ऐसे ही करते। मालकिन जिस वक्त सो जाती, उसके बाद मालिक एक खूबसूरत लड़की को तहखाने में ले जाते। वहां से अजीबोगरीब सी आवाज आ रही होती थी। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। मैं मालकिन को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उनको सब हकीकत से आगाह करना चाहती थी। एक दिन हिम्मत करके मैं जैसे ही मालकिन को सब बताने लगी थी, लेकिन मालकिन का आगे जवाब सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी,
क्योंकि वो तो सब। मेरा नाम आस्था है, मेरी उम्र 30 साल है। पापा मजदूरी करते थे और मम्मी घर का काम करती थीं। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में पास वाले गांव के एक महेश नाम के लड़के से कर दी थी। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर हमारे घर यही रिवाज था कि बेटियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और मर्द की उम्र नहीं देखी जाती थी कि वो लड़की से कितना बड़ा है। मैं अपने ससुराल गई तो जितने प्यार और मोहब्बत से मैंने अपने घर में देखी थी, उतनी ही नफरत मुझे अपने ससुराल में देखनी पड़ी। मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता था। ससुराल वाले अगर मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करता तो मैं अपने पति से शिकायत करती। तभी वो मुझे टोक देता और कहता कि मेरे घर वालों के बारे में कोई बात ना करना। तुम बर्दाश्त कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। और मैं हैरान रह जाती कि क्या मैं इस घर में शामिल नहीं थी? क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी? मेरे माँ बाप गरीब थे। मैं यहाँ से जाती भी तो कहाँ? एक दिन मैं घर के कामकाज करके अभी बैठी ही थी कि गांव का एक लड़का भागता हुआ घर पर आया और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए मजबूरन मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़का बहुत हाँफ रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? वो लड़का काफ़ी घबराया हुआ भी लग रहा था। तभी वो कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जाती भी तो किसके साथ? वो लड़का कहने लगा कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। उसकी इतनी सी बात सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं उस लड़के के साथ गई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सामने महेश खून में लथपथ पड़ा हुआ था। मैं तो चीखती चिल्लाती उसके पास पहुंची, मगर मेरे आने में कुछ देर हो चुकी थी। महेश इतनी दूर जा चुका था। वो जो भी था, जैसा भी था तो मेरा पति ही। मेरे पति ने मुझ पर बहुत जुल्म किए थे, मगर फिर भी मुझे उसके छोड़ जाने का दुख था। मैंने आंसू साफ कर दिया। अब इसी गहरे सोच में थी कि अपने पति को घर तक कैसे लेकर जाऊंगी। मैं आसपास के लोगों से मिन्नत कर रही थी कि किसी तरह मेरे पति को घर तक पहुंचा दिया जाए, मगर कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। लोग बस बेबसी से वहां खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे थे, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी ना जाने एक आदमी कहाँ से आया और आकर कहने लगा कि चलो बहन, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं उसका धन्यवाद करती हुई अपने पति को लेकर उसके साथ घर आ गई। जब तक घर पहुँची तब तक मेरी सास पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर चुकी थी। वो हर एक से पूछती फिर रही थी कि मेरी बहू को देखा है, कि वो कहाँ पर है। मैं रोते हुए जल्दी से अपनी सास के साथ जाकर लग गई। मेरी सास कहने लगी कि कहाँ पर गई थी। इससे पहले कि मैं अपनी सास को कुछ कहती, पीछे का मंजर देखकर वो एकदम चीखने चिल्लाने लगी थी और कहने लगी, हे भगवान, लड़की तूने मेरा बेटा खा लिया। मनहूस औरत, तू मेरा बेटा खा गई। अपनी सास की ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी सास ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने तो ये भी ना देखा कि मैं किसी हालत में हूँ। मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। हम तेरा ये मनहूस चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपनी सास से रो रो कर कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी। इतनी सी छोटी उम्र में बेवा हो गई थी। हर किसी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मेरी सास को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं रोते हुए अपनी सास के घर का दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर मेरी सास ने दरवाज़ा ना खोला और मुझसे कहने लगी कि यहाँ से चली जा, इससे पहले कि मैं तुझे भी जान से मार दूँ। मैं अपनी सास से मिन्नतें कर रही थी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाती रही, मगर मेरी सास को मुझ पर तरस ना आया। उसी वक्त एक पड़ोसन बाहर निकली और कहने लगी कि चली जा यहाँ से, वो तुझे कभी भी अंदर नहीं जाने देगी। ना जाने तेरी शादी तेरे माँ बाप ने यहाँ पर क्यों कर दी थी। मैं पड़ोसन की बात सुनकर रोने लगी और उससे कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, वो मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे। तभी वो कहने लगी कि अच्छा, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे किसी जगह काम पर लगवा देती हूँ। आज की रात तू मेरे घर गुजार ले, कल मैं तुझे शहर ले जाऊंगी। मैंने चेहरा छुपाया और पड़ोसन के घर चली गई, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं पड़ोसन के घर जाकर रात गुजार लेती।
अगली सुबह होते ही मेरी पड़ोसन मुझे अपने साथ शहर ले गई और कहने लगी कि यहाँ पर मेरी बेटी काम करती है, तुम भी उसी के साथ काम करना शुरू कर दो। उसने मालकिन से बात की और मैं वहाँ पर काम करने लगी। मैंने मालकिन से कहा कि मुझे रहने के लिए घर भी चाहिए, अगर आप अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मालकिन कहने लगी कि यहाँ पर और भी बहुत सी नौकरानियाँ रहती हैं, तुम भी रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान की दया से मुझे रहने के लिए जगह मिल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने वहां पर रहना तो शुरू कर दिया, मगर मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे अपने पति की बार बार याद आती थी। मैं हर वक्त रोती रहती। एक दिन एक नौकरानी मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो। मैंने उसे सारा माजरा बता दिया तो वो भी अफसोस करने लगी और मुझे कहने लगी कि परेशान मत हो, ये दुनिया ऐसी ही है, ससुराल ऐसा ही होता है। फिलहाल तुम यहाँ पर रहकर अब अच्छे से काम करो, तुम्हें कभी भी यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे वहाँ पर काम करते तकरीबन 4 साल हो चुके थे। जिस वक्त मैं बेवा हुई उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और अब मेरी उम्र 19-20 साल के करीब थी। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। इन 4 सालों में मैं मालकिन के घर में इतनी घुल मिल गई कि मुझे वहाँ रहते किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। मालकिन भी मुझ पर अंधा विश्वास करती थी क्योंकि उन्हें भी एक नौकरानी की ज़रूरत थी। बाकी सब ने तो उनका जीना मुश्किल कर दिया था, इसीलिए मालकिन अपना सब काम मेरे हवाले कर जाती थी। वो मुझ पर अंधा विश्वास करने लगी थी और मैंने भी उनका विश्वास कभी तोड़ा नहीं था। मालकिन अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैंने कभी किसी औरत को इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं भी अपने पति से इतनी मोहब्बत नहीं करती थी। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी होती थी और अक्सर मैं मालकिन से कहती थी कि आप कितनी खुशनसीब हैं, आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मालकिन हमेशा एक ही बात कहती कि दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, जब इंसान अंदर जाए तभी पता चलता है कि उसके रिश्ते में कितना खोखलापन है। मालकिन की बात ने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया था। मैं तो जो देख रही थी वो तो कुछ और ही था। मैं गहरी सोच में पड़ गई कि मालकिन को भी कोई दुख होगा। पैसा दौलत हर चीज़ तो उनके पास था, वो अपने पति से भी इतनी मोहब्बत करती थीं, फिर उन्हें किस बात का दुख था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब अचानक से मुझे बेचैनी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी ठंडी हवा में चली जाऊं। मैं बाहर निकल आई। थोड़ा सा आगे जाकर मैं वहाँ पर ही टहलने लगी। अंधेरा होने की वजह से मुझे कोई वहाँ पर देख नहीं सकता था। तभी अचानक से मुझे अजीबोगरीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। मैंने कान लगाकर बातें सुनना चाही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने छुपकर उनका चेहरा देखना चाहा कि वो लोग कौन हैं, मगर मैं उस बात में नाकाम रही। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना जाने वो लोग कौन थे। उसी वक्त मैंने पूछा कि यहाँ पर कौन है, तो एकदम वहाँ पर खामोशी छा गई। मुझे लगा कि मैंने गलत सवाल कर लिया है। मुझे तो उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहिए था कि कौन थे वो लोग जो लड़की के बारे में बातें कर रहे थे। वो सारी रात मेरी सोचों में ही गुजर गई। अगले दिन मैं मालकिन के पास गई तो मैं हैरत में पड़ गई जब मालकिन मुझसे पूछने लगी, आस्था क्या हुआ है तुम्हें, रात भर नींद नहीं आती क्या? मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने उनसे मुस्कुराकर कहा कि आपको कैसे पता चला कि मुझे नींद नहीं आती? तो वो एकदम गड़बड़ा गई और कहने लगी कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, आजकल तुम्हें काफ़ी देर हो रही है। तो मैं मालकिन की बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाने लगी और कहा कि जी मालकिन, बस ऐसे ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैं बाहर निकल आती हूँ और टहलने लगती हूँ। थोड़ी देर जब ठंडक महसूस होती है तो फिर जाकर लेट जाती हूँ, मगर कई बार तो सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती। मालकिन भी काफ़ी परेशान हुई और कहने लगी कि तुम कोई दवाई क्यों नहीं लेती? मैंने मालकिन से हंसकर कहा कि मालकिन, किस चीज़ की दवाई लूं? जवानी में जब कोई बेवा हो जाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और जल्द ही वक्त पर काम पर आने लगूंगी। मालकिन भी मान गई और कहने लगी कि हो सके तो रात के वक्त कमरे में ही रहा करो, बाहर मत निकला करो। मैंने एकदम चौंक कर मालकिन की तरफ देखा और कहा कि क्यों मालकिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
तभी वो कहने लगी कि हाँ, सब ठीक है, बस आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि कमरे में ही रहा करो। मैं भी मान गई। अब मैं रात के वक्त खिड़की के पास बैठ जाया करती थी, मगर कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन ऐसे ही खिड़की के पास बैठी हुई थी कि अचानक से मुझे अपनी खिड़की के पास किसी आदमी के चलने की आवाज़ आई। इससे पहले कि मैं बाहर निकलकर देखती, तब तक वहाँ से सब जा चुके थे। कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैंने जैसे ही अगले दिन मालकिन को बताया था, तो मालकिन कहने लगी कि ये राज तुम अपने पास ही रखना, किसी को बताना मत। मैं भी मान गई और मालकिन का राज अपने पास ही रखा। मगर जैसे ही मैं कमरे में आकर लेटी, तो मेरे साथ वाली नौकरानी मुझे कहने लगी कि पूरी हवेली में तुम्हारी बातें हो रही हैं। तुमने आखिर किया क्या है? मैंने नौकरानी से कहा कि कुछ नहीं, लोगों को बातें करने दो। मगर मैं काफ़ी हैरान हुई कि नौकरानी को कैसे पता चला और हवेली में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं। मैंने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं। उसी वक्त मैंने सोने के लिए लेट गई, मगर मुझे फिर सारी रात नींद ना आई। मैं इस राज का पता लगाना चाहती थी कि आखिर ये राज है क्या। मैं बेवा हुई तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। यूं मैं एक बंगले पर काम करने लगी, लेकिन जवान और खूबसूरत थी, इसीलिए रात भर नींद ना आती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर एक रात मैं जाग रही थी। 12 बजे का वक्त था कि एक दिन रात के 12 बजे मैंने मालिक को नीचे तहखाने में जाते हुए देखा। मैं हैरान रह गई क्योंकि उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। अब मुझे समझ आई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि वो मालिक ही थे। मालिक भला मालकिन के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? मालकिन इतनी अच्छी औरत थी, मगर न जाने क्यों मालिक ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे मालिक पर बहुत गुस्सा आया था। मेरा दिल चाहता था कि मैं मालिक का ये राज खोल दूं। मालकिन मालिक का इतना ख्याल रखती हैं और वो उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मालकिन को सब हकीकत बता दूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो टूट जाती, बिखर जाती, उनका सारा मान टूट जाता। इसीलिए मैंने मालकिन को कुछ ना बताया और खुद ही मालिक पर नज़र रखने लगी। अब रोज़ मालिक एक लड़की को तहखाने में ले जाते देखती। कई बार तो पीछे पीछे जाने की भी कोशिश करती थी, मगर कई बार तो मेरा जाना ही नहीं हो पाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मालिक मुझे पकड़ ना लें और मैं मालकिन को बचाते बचाते अपनी जान मुश्किल में ना डालूं। और मालकिन को ये राज बताने की हिम्मत मुझ में ना थी। आज भी मैं मालिक पर नज़र रखे बैठी थी। काफ़ी देर गुजर गए, मगर मालिक तहखाने की तरफ ना गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अचानक से मालिक ना जाने कहाँ से आ गए। मगर हैरत की बात ये थी कि आज उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, वो अकेला था। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। मैं खामोशी से मालिक को देखती रही कि वो क्या करेगा। तब एक दिन मालिक अकेले ही आए, तो मैं जल्दी से मालिक के पीछे लग गई। इतनी देर में मालकिन ने मुझे बंगले में से आवाज़ लगाई। मैं भागती हुई बंगले की तरफ गई। मालकिन ने मुझे बड़ा गौर से देखा। उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मालकिन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं जानना। अभी पहले तो तुम मेरा एक काम कर दो, ये खाना लो और तहखाने में चली जाओ। मुझे काफ़ी हैरत थी। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, ये खाना मैं तहखाने में कैसे लेकर जा सकती हूँ? मैं मालकिन को इनकार करना चाहती थी, मगर मालकिन ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी कि तुम्हें ये खाना तहखाने में लेकर जाना होगा, क्योंकि हर राज सिर्फ तुम ही जानती हो, कोई और नहीं। अगर मैं किसी और को कहूँगी तो वो भी ये राज जान जाएगा, और मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम किसी को ये राज नहीं बताओगी। मगर यहाँ पर पूरी हवेली में सब उस राज के बारे में जानते हैं। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, आप मुझे किसी की भी कसम उठवा लें, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानती कि सबको कैसे पता चला। मालकिन कहने लगी, फिलहाल अभी तुम मेरा ये काम करो, फिर उसके बाद देखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है या सच। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मालकिन ने मुझे तहखाने में खाना ले जाने को कहा। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं किस तरह मालकिन को इनकार करूं। मैं वहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वहां पर कुछ ऐसा है जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। मगर मैं मालकिन को इनकार भी नहीं कर पा रही थी। मालकिन तो कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना,
मगर मैं जानती थी कि मैं एक दफ़ा वहाँ पर चली गई तो कभी वापस नहीं आऊँगी। लेकिन अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ा। मैं डरते-डरते जैसे ही खाना लेकर नीचे गई, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मालिक नहीं थे। वहाँ पर तो बहुत सी औरतें थीं। उनके आगे सिलाई मशीनें रखी हुई थीं और वो बहुत से कपड़े सी रही थीं। हर कोई अपने काम में मगन था। किसी को किसी से कोई गरज नहीं थी। जैसे वहाँ पर कोई इंसान नहीं, बल्कि मशीनें बिठाई गई हों। मैं तो हैरानगी से आंखें फाड़े उन सबको देख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि मैं वापस तहखाने से बाहर जाती, तभी मालिक और मालकिन मेरे पास आए और आकर कहने लगे, क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? यही वो हकीकत है जिसको तुम जानना चाहती थी। मैंने हैरत से इधर-उधर देखा और कहा कि ये सब औरतें। तभी मालिक कहने लगे कि ये सब औरतें बेवा हैं, इनके पास कोई कारोबार नहीं था। तभी मैंने इन्हें अपने घर में पनाह दे दी। हर रोज़ मार्केट से कपड़ा उठाता था और लाकर इनको सिलाई करने के लिए दे देता था। ये सब बाहुनर औरतें हैं। इनमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये सब तलाकशुदा या बेवा हैं और इन लोगों को ससुराल वाले और मैके वाले इन लोगों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इन सब औरतों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिन्होंने मेरी तरफ एक निगाह भी उठाकर नहीं देखा था, बल्कि सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रही थीं। उनको अपने काम से इतना लगाव था कि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेरे हाथ में अभी भी थाल था, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे लिए तो ये बहुत हैरानगी की बात थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसी ही औरतें थीं। मैं मालिक को कितना गलत समझती थी। मैं उन औरतों के पास जाकर उनका काम देख रही थी, जो काम बहुत हिसाब से किया जा रहा था। इतना हुनर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा था। शायद यही वजह थी कि जिनको ठोकरें लग जाए वो कुछ न कुछ सीख ही जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस था कि मैं आज तक मालिक को गलत समझती आई और उनको बुरा भला कहती रही, उनके बारे में बुरा ही सोचती रही। मगर उनका मन कितना साफ सुथरा था। मगर मालकिन की जो बातें मुझे परेशान कर रही थी, मैंने जल्दी से मालिक को वो थाल पकड़ाया और ऊपर आ गई। मालकिन भी मेरे पीछे पीछे आ गई और मुझे आवाज़ देने लगी। मैं एक जगह पर रुक गई। मेरी आंखों में आंसू थे। वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा नहीं है कि तुम्हें हकीकत का पता चल गया। बस हम लोग ये नेकी छुप कर करना चाहते थे। उसके लिए बेशक हमें खुद को बुरा ही क्यों न बनना पड़ता। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। मगर तुम्हारी तेज़ नज़रों ने सब हकीकत जान ली थी। तुम मेरे पति पर शक करने लगी थी, इसीलिए ये सब तुम्हें बताना ज़रूरी था। मैंने ही तुम्हारे मालिक से कहा था कि वो आज किसी लड़की को अपने साथ ना लाएं। मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगी और तुम सब हकीकत जान लोगी। बस मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम बाहर जाकर हमारे बारे में कोई बात ना करो, हमें बुरा भला ना कहो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत इज्जत थी। मैंने मालकिन से कहा कि फिर वो बातें जो आपने मुझे कही थी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तभी मालकिन कहने लगी कि हाँ, ये बात हकीकत है। तुम्हारे मालिक मुझे वक्त नहीं देते, जबकि मेरा सारा वक्त उनके लिए है। वो अपने काम में मगन रहते हैं। वो नेकी कमाने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो मुझे वक्त नहीं दे पाते। मगर मुझे इस चीज़ का दुख तो है, लेकिन इस चीज़ की भी खुशी है कि वो कितना नेक काम कर रहे हैं। और कई बार मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी उनका साथ दे पाती, मगर हर बार मैं हार जाती हूँ। मैं उनके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ कि वो मुझे वक्त दिया करें। मुझे अपना वक्त चाहिए। तभी वो मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी औरतें बेसहारा हैं, जिनको मेरा वक्त चाहिए। तुम्हारे पास तो मैं हूँ, उनके पास तो कोई भी नहीं है। मैं कई बार बात को समझ जाती हूँ, लेकिन कई बार हिम्मत हार जाती हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मालकिन को कहा कि मालकिन, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। मेरी भी गलती है कि मैंने भी मालिक को बहुत बुरा भला कहा। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। मालकिन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि उन्हें तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। वो जानते हैं कि तुम्हारी नज़र बहुत तेज़ है और तुम मेरे साथ इतनी जुड़ चुकी हो कि इस वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और तुम उन पर शक करने लगी। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं।
मैं उनके साथ हूँ, उनके हर काम पर मेरी नज़र है। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, मुझे अफ़सोस रहेगा कि मैंने इतने अच्छे लोगों पर शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों की मदद करूँगी। आपके इस नेक काम में आप लोगों का हाथ बटाऊँगी। तभी मालिक पीछे से आए और आकर कहने लगे कि हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, तुम इस नेक काम में मेरा हाथ ज़रूर बटा सकती हो। मैंने कहा कि ऐसा क्या काम मुझे करना होगा? तभी वो कहने लगे कि तुम्हें अपनी मालकिन के साथ साथ रहना होगा। वो जो मुझे हर वक्त याद करती रहती हैं, तुम्हें उनका दिल बहलाना होगा। ये बहुत बड़ी नेकी है, किसी का दिल बहलाना, क्योंकि मेरे ऊपर और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी मालकिन को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मुझे भी तुमसे कोई शिकवा नहीं रहेगा। मैंने मालिक की बात पर मुस्कुराकर मालकिन की तरफ देखा और उनसे कहा कि आपको मेरा साथ मंजूर है। तभी वो हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। मुझे तुम्हारा साथ मंजूर है। मैं मालकिन के बहुत करीब हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे की सहेलियां बन गई थीं। कभी कभी तो मैं मालिक की भी मदद कर देती थी। उन औरतों को काम समझाने और उन तक सारा काम पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। अब मैं कई बार शर्मिंदा हो जाती जब जब मालिक को इतनी मेहनत करते देखती और उनको इतनी नेकी कमाते देखती, तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी कि मैंने इतने नेक इंसान पर किस तरह के इल्ज़ाम लगाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनके साथ ऐसा बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए था। मैंने मालकिन को भी उनके बारे में गुमराह करना चाहा, मगर वो संभल गई और उन्होंने मेरी बात पर असर नहीं लिया था। वरना मेरी वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती। उन लोगों को घर खराब हो जाता और सारी ज़िंदगी मुझे पछतावा होता कि मैंने किसी का घर बसाने की बजाय उनका घर खराब कर दिया। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। एक दिन मालकिन बहुत बीमार हो गई। मैं उनकी सेवा करती रही, हर वक्त उनके साथ साथ रहती। मालिक मुझे कहते कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मगर मालकिन को तो बहुत बुरा हाल था। मालकिन को कैंसर हो गया था और वो इस दुनिया से चल बसी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मालिक भी हर वक्त अब दुखी रहते। मालकिन बहुत अच्छी आदत की थी। उनके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। मेरा उस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। एक रोज़ मालिक मेरे पास आए और कुछ कागजात मेरे हवाले किए। उनकी हालत भी बुरी होती जा रही थी। मैंने मालिक से पूछा कि ये कागजात किस चीज़ के हैं? तभी वो कहने लगे कि ये हमारे ही कागजात हैं, लेकिन इनमें तुम्हारा भी हक है। आज से तुम जायदाद में से हिस्सेदार हो। मैंने कहा कि वो कैसे? तभी मालिक कहने लगे कि तुमने मेरी बीवी की इतनी सेवा की है, उसका इतना ख्याल रखा है, मेरे मुश्किल वक्त में इतना काम आई हो। अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हें आधा हिस्सा दे दिया जाए, और ये तुम्हारी मालकिन का भी हुक्म था। उनकी आखिरी वसीयत थी कि इस सारे हिस्से में तुम्हारा भी हिस्सा रखा जाए। मैं मालिक की बात पर आंसुओं के साथ रोने लगी। मैंने मालिक से कहा कि नहीं मालिक, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बस मुझे इस घर से कभी मत निकालना, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहीं और नहीं जा सकती। तभी वो कहने लगे कि इसी वजह से तुम्हें हिस्सा दे रहा हूँ कि अपने हिस्से पर जिस तरह मर्जी दिल चाहे वैसे रहना। मैं तो हैरान थी कि कोई किसी गैर पर इतना अंधा विश्वास कैसे कर सकता है। कोई किसी गैर को इतना अपना कैसे बना सकता है। थी तो मैं नौकरानी ही, मगर मालिक ने अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया। आज मैं अपने हिस्से पर राज कर रही हूँ। ये सब मेरे सब्र और हिम्मत का फल था, जो मुझे मेरे भगवान की तरफ से मिला था। आज मैं अपने घर में खुश थी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी थी कि मेरा अपना घर हो गया था। एक दिन मैं अपने गांव वापस गई और अपने माँ बाप का पता करने लगी, मगर मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे घर का ताला लग चुका था। मैंने पड़ोस वालों से पूछा कि घर का ताला किसने लगाया है? तभी वो कहने लगे कि हम लोगों ने ही लगाया है। तुम्हारे माँ बाप तो इस दुनिया से जा चुके थे, फिर इस घर को कौन संभालता? इसीलिए हमने इसको ताला लगा दिया। मैंने वो ताला खोला और घर का एक एक कोना देखने लगी।
फिर मेरे माता पिता की तस्वीर से बातें करने लगी। मैंने कहा कि मालिक ने अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दिया है। उन्होंने मेरे नाम कुछ हिस्सा कर दिया है। आज से मैं उनके बच्चों के साथ खुश और आबाद थी और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। भगवान जो करता है सब सही करता है। हमें यही लगता है कि हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, मगर वक्त के साथ साथ हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, जो भगवान ने हमारे लिए रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। जब तक बिकेंगे नहीं तब तक बादशाह कैसे बनेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे। धन्यवाद।